आखिर चाइना और भारत के बीच का जो विवाद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जो लगभग 4000 किलोमीटर का एक दायरा है, और इधर खास करके इस हालिया दिनों में पूर्ववर्ती जो क्षेत्र है सर, चाहे वो तवांग हो या और भी अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पे चीन अपना दबाव बनाता है। ऐसा क्या है इस मुद्दे को लेकर सर, थोड़ा सा खुलकर बताइए। चाइना बहुत बड़ा है। चाइना के कुल मिलाकर 19 देशों के साथ सीमा है और 23 देशों के साथ विवाद है। विवाद का अर्थ मात्र इतना है कि चाइना कभी भी अपने किसी भी सीमाओं को नहीं मानता। वो चाहता है कि विश्व भर में साम्यवाद का राज हो और बाकी सारी सीमाओं को, सारे देश के और सारे तंत्र को वो न क्या कहते हैं, ना तो सिर्फ नजरअंदाज करता है, उसको सर्वनाश करना चाहता है। से थक जाता हूँ या मैं किताब लिखते हुए किसी भी चीज़ से मैं थोड़ा त्रसित हो जाता हूँ, दिमाग में लोड पड़ जाता है, तो राहुल गांधी स्पीचेस यूट्यूब में देख लेता हूँ और उसी वक्त मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर थोड़ा सा संजीदगी से कहा जाए कि राहुल गांधी को अगर बीजेपी का स्टार कैंपेनर कहा जाए तो इससे मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत दुखद बात है कि दुनिया में शायद ही दूसरे की कोई देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं इमरान खान को अलग कर देता हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि वो मैं पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता। अगर अपना इतिहास देखें, राज तरंगिणी देखें, तो ललितादित्य ने तो क्या कहते हैं, चीन के ज्यादातर प्रोविंस अपने अंदर कर लिए। तो हम क्यों नहीं क्लेम करें कि पूरा का पूरा तिब्बत और उसके आगे का जमीन हमारा है। अगर इतिहास ही अगर भारत की धरोहर होती और जमीन का हिस्सा वैसा होता, फिर पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, भूटान, नेपाल से लेते हुए मध्य एशिया से लेके ईरान तक हमारा, हम क्लेम कर सकते हैं। 9 दिसंबर को भारत और चाइना के बीच पूर्वी एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर पर, भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। उसके बाद 10 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर ये कहते हैं कि उस झड़प में भारतीय सेना की किसी भी तरह की नुकसान नहीं हुई है और चीनी सेना पीछे आ गई। उतना ही नहीं, ये सब कहते कहते राजनीतिक मुद्दा तेज हो गया। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि मामला जो है, अफवाह जो है, वो दिल्ली और बंबई से उठती है और इस पर पूरा देश राजनीति करने लगता है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता के सामने सच्चाई लाई नहीं जा रही है, बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माजरा क्या है, मतलब क्या बनता है ऐसे युद्धों का? खैर, हम भारतीय हैं, हम समझते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं। हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, काफी इंटेलेक्चुअल हैं, वासु सर हमारे साथ हैं, मिलवाइए। सर, वासु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हॉल पर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, एक छोटा सा परिचय सर, आप ही के मुंह से हमारे दर्शकों के लिए। जय हिंद मित्रों, मैं क्या कहते हैं, एक हिंदू राष्ट्रवादी हूँ और साथ में एक इंजीनियर हूँ, समुद्री अभियांत्रिकी यानी मरीन इंजीनियरिंग का इंजीनियर हूँ और कंसल्टेंट हूँ, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ एवं जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करता हूँ। ये मेरा संक्षेप में परिचय है। सर, एक सवाल आपसे पूछना है कि आखिर चाइना और भारत के बीच का जो विवाद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जो लगभग 4000 किलोमीटर का एक दायरा है, और इधर खास करके इस हालिया दिनों में पूर्ववर्ती जो क्षेत्र है सर, चाहे वो तवांग हो या और भी अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पे चीन अपना दबाव बनाता है। ऐसा क्या है इस मुद्दे को लेकर सर, थोड़ा सा खुलकर बताइए। और उस पर राजनीतिकरण जिस तरीके से होने लगता है अपने हिंदुस्तान में, कुछ हो ना हो लोग अपना पॉलिटिक्स फरियाने लगते हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? पूरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, चाइना का जब से चिंग काई शेक यानी क्यूमेंटांग पार्टी को हटा के चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मेन लैंड पे आधिपत्य बनाया है, तब से चाइना के अंदर एक सतत विस्तारवाद की आइडियोलॉजी या विचारधारा कार्य करती है। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो व्यक्तिगत स्वाधीनता, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार को गौण मानता है। क्योंकि साम्यवाद में व्यक्ति समाज की मात्र एक इकाई होती है, जैसे ईंटा मकान की इकाई होती है। इसमें ईंटे की कोई महत्ता नहीं होती, महत्ता मकान की होती है। इसी प्रकार
जब आप साम्यवादी विचारधारा में जाएंगे, स्टेट यानी राष्ट्र सर्वोपरि होता है, जो कि हमारे लिए भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वाधीनता समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी चाइना में कभी भी कोई समस्या आई है, चाहे भूखमरी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं राजनीतिक उथल पुथल हो, चाहे कहीं पे कंपटीशन हो, लोगों को मोबिलाइज करके उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर के राष्ट्रों के साथ उनका विवाद छिड़ता रहा है। दूसरा है कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो किसी राष्ट्र के किसी भी सीमा को नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि भारत के साथ 4,000 किलोमीटर की सीमा, 4,000 कुछ 35 किलोमीटर या वैसी सीमा है। चाइना बहुत बड़ा है। चाइना के कुल मिलाकर 19 देशों के साथ सीमा है और 23 देशों के साथ विवाद है। यानी 19 धन 23 धन 19, 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ सीमा भी नहीं लगती लेकिन फिर भी विवाद है। उसमें से जापान मुख्यतः और फिलीपींस है और वियतनाम भी है। तो भाई हम उनके साथ विवाद क्यों कर रहे हैं? विवाद करने का अर्थ क्या है? विवाद का अर्थ मात्र इतना है कि चाइना कभी भी अपने किसी भी सीमाओं को नहीं मानता। वो चाहता है कि विश्व भर में साम्यवाद का राज हो और बाकी सारे सीमाओं को, सारे देश के और सारे तंत्र को वो न क्या कहते हैं, ना तो सिर्फ नजरअंदाज करता है, उसको सर्वनाश करना चाहता है। ये साम्यवादी विस्तारवाद है। जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, दुनिया 2 खेमों में बटी थी, एक पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा काम हुआ। रशिया में जॉर्ज किनन ने लॉन्ग टेलीग्राम भेजा। लॉन्ग टेलीग्राम के बाद यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बनी और रोनाल्ड रेगन के समय में यूएस कंटेंट का रशिया कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई, जो कि एक जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर था, जिससे रशिया के अर्थव्यवस्था को और उसके क्या कहते हैं युद्धों में उसको इतना फंसा दिया गया कि रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई और बिना किसी परमाणु युद्ध के रशिया करीबन 12-14 मुल्कों में टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया। चाइना ने अपने सामने ये होते हुए देखा है और उस वक्त क्योंकि सोवियत यूनियन साम्यवादी दुनिया का पुरोधा था, आपस में एक बड़ा यूनिट होते हुए चीन से काफ़ी शक्तिशाली था, इसलिए साम्यवाद को रशिया की मृत्यु रशिया के साथ मान ली गई थी बर्लिन के दीवार के टूटने के बाद। लेकिन चीन ने सोचा कि अब जो है पैंतरा बदलना चाहिए। उसने साम्यवाद के कैरेक्टर को उसने बदल के बोला सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये बात समझना आवश्यक है कि जो साम्यवादी राष्ट्र हमें दिखते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सोवियत रूस हो, और कुछ आपको भारत के सो कॉल्ड या तथाकथित वामपंथी दिखेंगे, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग। अच्छा, ये साम्यवादी और उन साम्यवादियों में अंतर है। इन साम्यवादियों और उनमें बहुत अंतर है ना? बहुत ज्यादा। क्यों? ऐसा क्यों है? वो राष्ट्र को विस्तारीकरण देखकर चल रहे हैं और ये अपने राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, इस वजह से। जी, देखिएगा कि ये जो भारत में जब भी साम्यवाद फैला और जो भी ये सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल है, इनका पोषण कहाँ से होता है? अगर हम मानते कि इनका पोषण सोवियत रूस और चाइना से होता है, तब तो बात समझ में आ जाती कि ये एक ही आइडियोलॉजी के क्या कहते हैं पहचानने वाले हैं और दुनिया में साम्यवाद का जो भी परचम उठाएगा, चाहे वो क्या कहते हैं ये टुकड़े वाले हों या चीन हो, वियतनाम हो, उनका सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका होता है, क्योंकि अमेरिका जो है पूंजीवाद का पुरोधा माना जाता है। यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी सिस्टम से चलती है और जैसे लैंड लीज सिस्टम और ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट के बाद जो सबसे बड़ा दुनिया में एक पूंजीवाद का खेमा माना जाता है, तो उन सबसे विरोध होना चाहिए। तो जब मेरा कोई विरोधी है, जैसे मान लीजिए आपका और मेरी आपस में शत्रुता है, तो आपका भरण पोषण तो मैं नहीं करूंगा, आप मेरे घर तो खाना खाने नहीं जाएंगे, लेकिन भारत के जितने भी वामपंथी हैं उन सब का भरण पोषण जो है यूएस की यूनिवर्सिटीज और यूएस के चर्च ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? इसका इसका कोई प्रॉपर एविडेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि आज की दुनिया में
कोई भी दावा जैसे राहुल गांधी करते हैं और ये हास्यास्पद इसलिए बनती है कि हर व्यक्ति के पास एक छोटा-सा हथियार है। जैसे आज आपके हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और इसने जो है ना डिजिटल डिवाइड समाप्त कर दिया है। आज एक साधारण से साधारण पुरुष या बच्चा या नारी किसी के पास भी गूगल बाबा है। और पुराने ज़माने में मुनि ऋषि हुआ करते थे, ब्रह्मज्ञानी हुआ करते थे, अब गूगल में मात्र टाइप करने से मिल जाता है। तो आप में से जो भी वक्ता ये सुन रहे हैं, रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट का हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है। तो रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इनमें से चाहे जो भी वामपंथी हैं जिनका आज हम कनेक्शन देख रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से हो, चाहे ये टुकड़े-टुकड़े गैंग से हो या यादवपुर यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, ये सारे वेस्ट के क्या कहते हैं, इनके माउथपीस कौन है मीडिया वाले? वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स। अगर इनका माउथपीस सिन्हुआ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन इनका माउथपीस सिन्हुआ नहीं है। इनको स्कॉलरशिप जो है मैग्सेसे क्यों देता है? इनको फोर्ड फाउंडेशन क्यों फंड करता है? इनको अगर मान लीजिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जिस तरह से राहुल गांधी आज पैसा लेते हैं और चाइना का एजेंडा चलाते हैं, जिसलिए उनको मारते हुआ भारतीय सैनिक भी पिटता हुआ दिखता है, क्योंकि पर्दा है ना, अलग विशिष्ट किस्म का लेंस उनके आंखों के आगे लगा हुआ है। और वो अपने वचन के वजह से राजनीतिक मनोरंजन का एक नया चैप्टर खोले हैं, जो कि आज तक भारत में पहला है। कि पहले ऐसे राजनीतिक मनोरंजन जो है शायद लालू प्रसाद किया करते थे, लेकिन वो राजनीतिक पुरोधा भी माने जाते थे। लेकिन लालू प्रसाद के बाद अगर राजनीतिक मनोरंजन का किसी ने पटल संभाला है तो राहुल गांधी ने संभाला है। आप लोग उनको राजनीतिक मनोरंजन के तौर पे ले रहे हैं। हाँ, तो मनोरंजन तो है तो ही। इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के वो मतलब इतने बड़े चेहरे हैं, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतने दिनों से महीनों से चल रहे हैं, लोगों के बीच अलग कनेक्टिविटी बना रहे हैं, उनका एक नया छवि उभर कर सामने आ रहा है, आपकी तरह दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहता हूँ कि जब भी मैं इंजीनियरिंग से थक जाता हूँ या मैं किताब लिखते हुए किसी भी चीज़ से मैं थोड़ा त्रसित हो जाता हूँ, दिमाग में लोड पड़ जाता है, तो राहुल गांधी स्पीचेस यूट्यूब में देख लेता हूँ और उसी वक्त मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर थोड़ा सा संजीदगी से कहा जाए कि राहुल गांधी को अगर बीजेपी का स्टार कैंपेनर कहा जाए तो इससे मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो भारत में, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, हाँ, आज एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश बेचने के बारे में सोचेगा, देश का देशद्रोही होगा। लेकिन आप जो है कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी, सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है और क्लेम करती है, दावा करती है कि भारत को आज़ादी उसने दिलाई, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग आप नहीं मानते? नहीं, हम इन्हें क्या कहते हैं, ब्रिटिश का चाटुकार मानते हैं, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है। अल्बर्ट ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। वो तो किसी सावरकर या किसी टैगोर या किसी भारतीय ने नहीं बनाई थी। वो तो एक क्लब था, क्लब को बाद में पार्टी में कन्वर्ट किया गया और इसके पीछे इतिहास, जिसको जो कि अलग किसी इंटरव्यू या किसी चर्चा का विषय रहेगा, ये पार्टी ही ब्रिटिशर्स ने बनाई है। तो अब मैं इसको किस प्रकार से मान लूँ कि ये स्वाधीनता संग्रामियों के साथ है, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, उनको देशद्रोही करार दिया, जिसने आईएनए के सिपाहियों को लाल किले में रेड फोर्ट की के अंदर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको टॉर्चर करके मारा। और मैं क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा, ब्रिटिशर ने मारा तो मारा, स्वाधीन भारत के बाद भी उनके साथ अत्याचार हुए हैं। और आज तक आईएनए के सोल्जर, जो कि वास्तविक तरीके से देश के स्वाधीनता सेनानी थे, कोहिमा में ब्रिटिश फौज को उन्होंने बुरी तरह से हराया था, उनके साथ भी अन्याय किया, तो ऐसा मैं राष्ट्रीय पार्टी नहीं कह सकता। अच्छा, राहुल गांधी पे वापस आते हैं, तो राहुल गांधी ने जो मसौदा साइन किया है, आप मुझे दूसरा कोई भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए, चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नाइजीरिया, अफ्रीका का कोई भी देश, दुनिया में लाखों राजनीतिक पार्टियां होंगी, एक ऐसा राजनीतिक पार्टी दिखा दें जिसके किसी दूसरे देश, और वैसा देश जिसके साथ शत्रुता हो चुकी है, जिसके साथ 3-4 जंगें हो चुकी हैं,
1962 की लोग बात करते हैं, 1975 की बात नहीं करते। 1975 में भी जंग हुई थी जहाँ पे हमने चीन के दाँत और जबड़े तोड़ दिए थे, तो उसकी बात नहीं की जाती क्योंकि कांग्रेस ही नहीं करना चाहते। तो उस जंगें होती रही हैं, चीन के साथ हमारी झड़पें रही हैं, उसके साथ एग्रीमेंट हो। आप पाकिस्तान की कोई पार्टी दिखा दें, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो मौलानाओं की पार्टी है, आईजेआई है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीटीएम जो कि लड़ रही है उनके खिलाफ। पीटीएम का भी किसी भारतीय के साथ या किसी भारत सरकार या किसी पार्टी के साथ कोई मसौदा है क्या? तो ये कांग्रेस दुनिया में एक विलक्षण पार्टी है जिसका चीन के साथ एग्रीमेंट है और सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है, वो व्यक्ति पिछले 10 या 11 साल से चीन का क्या कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिक्टेटर रहा है और अभी भी इसकी तीसरी टर्म जो है माओ सेतुंग के बाद सबसे बड़ा लीडर रहा है और उसका भारत के प्रति रवैया अत्यंत खूंखार रहा है। हर जगह हम जब भी क्या कहते हैं आतंकवादियों को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां भारत के खिलाफ शत्रुता उसने नहीं की। हर जगह सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत को कोई ब्लॉक करता है तो यूएस ब्लॉक नहीं करता, चाइना ब्लॉक करता है। अरुणाचल प्रदेश पे कोई क्लेम करता है तो और कोई नहीं करता है, चाइना क्लेम करता है। पाकिस्तान में अगर मौलाना मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर तो चाइना को तकलीफ होती है और बोलता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो एंटी इंडिया फोर्स में जो जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा कहा था कि चीन हमारा शत्रु नंबर 1 है। आज जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कादर खान ने डेवलप की उसकी क्या कहते हैं कूलिंग सिस्टम रिएक्टर मैट्रिक्स उसका जो क्या कहते हैं पंप्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप्स थे और जो सेंट्रीफ्यूज डिजाइन था वो कादर खान चोरी करके नहीं ला सकता। वो किसी भी आप लैब में काम कीजिए तो ऐसा सारा कोई बुकलेट नहीं होता जैसे पुराने हिंदी पिक्चरों में दिखाता है फार्मूला है गिटार में लगा हुआ है चोरी कर लिया और बम बना लिए। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है। वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ ड्राइंग्स मैनुअल्स और उसके सिर्फ ड्राइंग्स के नहीं ड्राइंग को इंटरप्रेट करने का नॉलेज भी होना चाहिए, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। वो चीजें कोई एक जगह से लैब से चुराना संभव नहीं है। तो चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर शक्ति बनने में मदद की और ये जो शाहीन और गौरी है ये कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो चीन के कहने पे कोरिया के तानाशाह ने दिया है। तो आज जो एक जियो पॉलिटिकल एक्सिस बन रहा है जिसे प्रिक्ट कहा जाता है, पाकिस्तान क्या कहते हैं रशिया जो रशिया को लेने की कोशिश में है, ईरान, तुर्की, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये एक एक्सिस बनता चला जा रहा है जो कि भारत के खिलाफ काफी सक्रिय है। रूस को हम इसलिए डिस्काउंट कर सकते हैं कि रूस अभी क्या कहते हैं बीच में न्यूट्रलाइज्ड है, वो भारत के साथ रहा है और अब भारत के साथ रहना उसकी मजबूरी है। लेकिन बीच में याद रखें कि T-90 आर्माटा टैंक उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को भी बेचा था और MI हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान उनसे ले रहा था। पाकिस्तान आर्मी तिजारत कर रही थी वेपन सिस्टम की। भारत के कहने पे S-400 का डाउनग्रेड वर्जन S-300 पाकिस्तान को नहीं दिया गया, वरना अगर पाकिस्तान के पास पैसे होते तो भिकारिस्तान वो नहीं होता तो शायद वो खरीद लेता। सर एक सवाल मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मैं इस बात को लेकर थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जब जब देश के किसी सीमा पर किसी दूसरे देश के साथ विवाद होता है, किसी भी तरह की वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं सर, वहाँ हमारे सैनिकों की जान दांव पे लगी होती है और वो सब होने के बाद देश में एक अलग माहौल बन जाता है। लोग इस पर पॉलिटिक्स करने लगते हैं, है ना? सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत सशक्त हैं, हमारे सैनिकों को कोई तकलीफ नहीं है और किसी तरह की कोई सीमा पर विवाद नहीं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा आम जनता को बरगलाया जा रहा है, उन्हें सच्चाई नहीं बताई जा रही है और जो वहाँ पे घटनाएँ हो रही है, उसका भी सही से आँकड़ा पेश नहीं किया जा रहा है। तो ये जो आँकड़ों की राजनीति है और राष्ट्रीय मुद्दे पर सीमा विवादों पर जिस तरीके से राजनीति छिड़ जाती है अपने भारत में, इसके पीछे का क्या फैक्ट है सर? मतलब क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये भारत के राजनीति और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत बड़ी क्या कहते हैं समस्या है और बहुत दुखद बात है कि दुनिया में शायद ही
दूसरे की कोई देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं इमरान खान को अलग कर देता हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि वो मैं पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता, वो एक मुल्क नहीं है वो। उसको पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेते सर आप? नहीं नहीं, बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को जब वो टूट के पाकिस्तान होगा, तो जो पाकिस्तान भी बेसिकली वो क्या कहते हैं, खालिस्तान होना चाहिए। पंजाब खालिस्तान में बदल जाए और बाकी 4 टुकड़े जो हैं, चाहे सिंध हो बन जाए, चाहे वो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाका जाके मिल जाए, और वो क्या कहते हैं गिलगित बल्टिस्तान और ये जम्मू कश्मीर में आके मिल जाए, तो तब कायदे से भारत और पूरे दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान हट जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप उनकी मानसिकता देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक व्यक्ति है जैद हमीद, उसका जरा चैनल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के मानसिक रोगी वहाँ बैठते हैं। तो मैं उस मुल्क को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उस मुल्क को छोड़ के आप किसी भी देश में जाएं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में जाए, वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स और क्या कहते हैं रिपब्लिकन्स के बीच में घमासान चल रहा है। दुनिया पहली बार इतिहास में उसने एक एक्स प्रेसिडेंट के घर पे FBI भेज दिया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे वो एक दूसरे का क्या कहते हैं देशद्रोही बातें नहीं करते, सब साथ हो जाते हैं। भारत में मैं इसे रूलिंग, मैं बीजेपी का भले ही मानसिक रूप से सपोर्ट करूं या ना करूं, इसे रूलिंग पार्टी की मैं कमजोरी समझता हूं। क्यों समझता हूं? क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे प्रूफ है। ऐसे ममता बंदोपाध्याय है बंगाल की, उनके क्या कहते हैं माओवादियों के साथ संपर्क थे। हम भी तो बंगाल से ही हैं सर। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत जानता हूँ। माओवादियों के साथ उनके संपर्क थे, किशन जी के साथ संपर्क थे। उसके बाद इनके कहते हैं बजरुद्दीन अजमल और क्या कहते हैं JMB के साथ संपर्क पकड़े गए हैं, खागड़ागार ब्लास्ट पकड़ी गई है, लेकिन बीजेपी इसका कुछ भी सल्यूशन देने में समक्ष नहीं है। वो एक ऐसी लीडर है जो भारत के अखंडता और अक्षुण्णता के खिलाफ काम करती हैं। वहाँ से क्या कहते हैं FCIN यानी जाली नोट आते हैं, ये सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ है। ये सरकार अरविंद केजरीवाल जब क्या कहते हैं खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है खुले में, नशा का ऐसी बुरी हालत हो गई पंजाब में, और फिर भी क्या कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का MOU पकड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे वह अहमद पटेल हो, राष्ट्रद्रोही कार्यों में फंसे पाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद आज की तारीख में साफ साफ कह रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती और जो दूसरे पार्टीज थे अब्दुल्ला, इनके आतंकवादियों के साथ और यासीन मलिक जैसे खूंखार टेररिस्ट जिन्होंने जेनोसाइड किया पंडितों का, इनके साथ सीधा संपर्क था और वो बढ़ावा देते थे। उसके बाद भी जानबूझ के पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका सीधा मतलब क्या है? यह पार्टी राष्ट्रद्रोही एलिमेंट्स के साथ संलिप्त है। तो जिस देश में राष्ट्रद्रोह को भी अगर आप एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के सजा नहीं देंगे, तो आपको इस किस्म की विषमताएं झेलनी पड़ेंगी। वरना जिस किस्म का जो व्यक्ति है जो देश के खिलाफ कार्य करता है, जो अपनी माँ को बेचने के लिए खुला घूम रहा है, तो इससे मेरे ख्याल से बड़ा कोई दोष हो नहीं सकता। एक होता है इंडिविजुअल क्राइम, एक होता है सोशल क्राइम। सोशल क्राइम में राष्ट्रद्रोह सबसे खतरनाक है, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो जो क्या कहते हैं हमारे साथ वो आक्रांताओं ने पहले किया था, आज फिर भी वही हो सकता है। माँ बहनों की इज्जत जा सकती है, बच्चों के प्राण जा सकते हैं, लोगों की हत्याएं हो सकती है, लूट सकते हैं, हम बर्बाद हो सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं। वो आज भी हो सकता है, पूरा समाज के ऊपर हो सकता है। तो इस क्राइम के खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपकी कमजोरी है। जो गद्दार है वो तो काम करेगा। जयचंद जो था, जयचंद ने जयचंद का काम किया, लेकिन भारत का इतिहास बदल दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन 200 साल जो है हमें गुलामी के अधीनस्थ करके चला गया। तो राहुल गांधी आज की तारीख में मीर जाफर हैं, वो देशद्रोही हैं। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति अगर रीजनेबल राजनीति करता है तो इशू बेस्ड करता है। आपने राहुल गांधी से, ऐसे नहीं कि बीजेपी हर काम अच्छी कर रही है, आपने कौन से सही आंकड़े पाए? राफेल को लेकर उन्होंने जिस किस्म के सवाल उठाए, हर बार उन्होंने आंकड़े बदल दिए। जिस किस्म का उनका क्वेश्चनिंग रहा है, जिस किस्म का थ्रो रहा है,
उससे कौन-सा पढ़ा-लिखा नवयुवक उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन, एक प्रधानमंत्री देख सकता है? क्या आपको लगता है कि डावोस टेबल पे या जिनीवा कन्वेंशन में या यूएन जनरल असेंबली में जहाँ देशों का टकराव चलता है, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी चलती है, ये व्यक्ति जो जाके कहता है कि यस्टरडे नाइट आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ये व्यक्ति जाके भारत का पक्ष रख पाएगा? जहाँ बिलावल भुट्टो जैसे रैबिड लोग, जो कि क्या कहते हैं, बिल्लो रानी जिन्हें कहा जाता है पाकिस्तान में, अपनी बिलाव जैसी आवाज़ में क्या कहते हैं अश्लील टिप्पणियाँ करते हैं, जहाँ एर्दोगान हमारे देश को घेर के हमारे अंदर पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ावा दे रहा है और वो भारत के क्या कहते हैं किसी सेंसिटिव मुद्दों को गलत तरीके से प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे महातीर मोहम्मद मलेशिया में एक एक्सिस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो व्यक्ति आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसे वोट दूँ, तो इस किस्म के संजीदे मुद्दों में वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको देश की पड़ी नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि सरकार लोगों से छुपा रही है, तो ये उजागर करे क्या छुपा रही है? आज तक इन्होंने आंकड़े नहीं दिए, सबूत नहीं दिए, इन्होंने सबूत माँगे हैं। जब-जब इनको क्या कहते हैं अदालत के सामने खड़ा किया गया, ये माफ़ी माँग के आ गए हैं। तो झूठ बोलना और बार-बार अनर्गल बकवास करना, वो क्या कहते हैं हमारे बिहार में एक पुरानी कहावत है अनहर कुत्ता बतासे भौंके। तो जिस कुत्ते के शरीर पे घाव हो जाता है, हवा के आने के बाद उसके पूरे शरीर में खुजली दौड़ती है और वो हवा की तरफ भौंकना शुरू करता है, तो उसको लोग अनहर मानते हैं। उस कुत्ते के कहने पे लोग ये नहीं समझते कि कहीं चोर आ गया है, वो माना जाता है कि कुत्ता पागल हो गया है और उसे गोली मार दी जाती है। तो राहुल गांधी की अवस्था जो है, इसी किस्म से हो गई है, वो राजनीतिक प्रासंगिकता में नहीं रहे। वो आज राजनीतिक मनोरंजन के काम में आते हैं, उनके कई डायलॉग जो है अच्छी तरह हँसने में आते हैं। अभी आकिडो कर रहे हैं वो, संघ और आरएसएस के खिलाफ आकिडो, ज़रा वो आकिडो का मतलब मुझे समझा दें। 6 लोग धक्का दे रहे हैं, एक आदमी को क्या कहते हैं टाँग फैला के बैठने के लिए ज़मीन पे बोला जा रहा है। मतलब इसका क्या मतलब है? इससे मैं क्या समझूँ बताइए? ये कौन-सी राजनीति है? सर आखिरी आखिरी सवाल आज हम भारत और चीन के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। सर ये अरुणाचल का जो है पूरा मसला जो है एलएसी वाला एक्चुअल कंट्रोल का, तो अब ये आपको क्या लगता है कि जिस स्थिति और परिस्थिति में अभी भारत और चाइना दोनों है, उस जगह किसका पक्ष मजबूत है और कौन लोग जो हैं वो अपना बेस पकड़ के बैठे हैं और ठीक ठाक चल रहा है अभी? मैं आपको मुद्दे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पे फ़ोकस करूँगा। देखिए चीन ने माओ सेतुंग की जो हमला हुई थी 1962, उससे पहले इन लोगों ने क्या कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड का किया था, जिसमें यूनान प्रोविंस और अलग-अलग जगह पे कई लोग भुखमरी से मारे गए। तो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए हेनरी किसिंजर का के आदेश पे या उनके समझौता पे, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में दुनिया 2 टुकड़ों में बड़े तनाव में ग्रस्त थी, उस वक़्त भारत पे हमला किया गया। और मैं बोलूँगा कि ये हमारे तरफ से भी राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि उस वक़्त अगर आप हिमालयन ब्लंडर पढ़ेंगे, ये किताब काफ़ी फ़ेमस हुई है भारत में और हर व्यक्ति का आजकल गूगल करके वो मिल जाएगा आपको। हिमालयन ब्लंडर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो जिस किस्म की तैयारी थी उसको गलत किया गया। हमारे पास एयरफ़ोर्स थी, अगर उस वक़्त एयरफ़ोर्स का प्रयोग किया गया था, तो चीनी लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलती। केवी कृष्ण मेनन ने हमारे डिफेंस प्रोडक्शन बंद करा के हमारे टैंक्स के जगह वहाँ ट्रैक्टर बनवाने शुरू किए। हमारे ऑटोमेटिक वेपन्स के जगह वहाँ पे उन्होंने फावड़े, कुदाल और खुरपियाँ बनवानी शुरू की, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इसका नतीजा हमने 1962 में झेला। दूसरा फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और हेंडरसन रिपोर्ट को अगर मैं पूरी तरह डिस्काउंट करूँ, तो पॉलिटिकली जनरेटेड फेलियर था। उस समय से अगर चीन का अगर रवैया आप देखें तो वन पाम फाइव फिंगर्स का है। वन पाम का क्या मानता है कि चीन को पूरी तरह से दुनिया, चीन जो है लगभग आप देखें कि अगर चीन के पूरब में चले जाएं तो समुंदर है और सामुद्रिक एरिया जो है वो उसमें अच्छे-अच्छे पत्तन बने हैं जो व्यवसाय के वजह से प्राचीन काल से काफ़ी उन्नत हैं। लेकिन चीन के पूर्व की तरफ जाएँ तो पूरी तरह सूखी हुई ज़मीन है। वो ये जानता था, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा और जज़ीरा अगर कहीं कहा जाए, तो वाटर हाई टेबल, या मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पे कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन टैंक होता है ना म्युनिसिपल, सबसे बड़ा टंकी ऊपर रहता है, कई हज़ार लीटर ऊपर रहते हैं।
कि उस टांकी से होते हुए एक बार पंप स्टेशन से टांकी में पानी चढ़ जाता है तो हर जगह नलके से पानी आपके यहाँ पहुँचता है। इसी तरह दुनिया का टांकी अगर आप कहें, कोई कहें इस पूरे यूरोपीय एशियाई महाद्वीप का, वो तिब्बत है। सबसे ज़्यादा बर्फ वहाँ है, सबसे ज़्यादा पानी के जजीरे वहाँ हैं, सभी बड़ी नदियाँ ये पूरे इलाके में, चाहे वो सिंधु हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सब के सब जो है तिब्बत से निकलती है। तो वाटर टेबल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उस पे उसने दाखिल किया उसको, उन्होंने जबरदस्ती की, जबरदस्ती करके उसको कब्जा किया। भारत चाहता तब भी रोक सकता था। चीन के पास क्या जस्टिफिकेशन है, क्या क्या एक जमाने में हमारे क्या कहते हैं, हमारे राजनीतिक एक किसी वंश के अंदर में, जिसे हम लोग ची कहते हैं, वू चू और वी, ये तीन साम्राज्य वारिंग स्टेट में थे, तो चू वंश के अंदर में ये आता था वगैरह वगैरह। अगर अपना इतिहास देखें, राज तरंगिणी देखें, तो ललितादित्य ने तो क्या कहते हैं, चीन के ज्यादातर प्रोविंस अपने अंदर कर लिए, तो हम क्यों नहीं क्लेम करें कि पूरा का पूरा तिब्बत और उसके आगे का जमीन हमारा है। अगर इतिहास ही अगर भारत की धरोहर होती और जमीन का हिस्सा वैसा होता, फिर पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, भूटान, नेपाल से लेते हुए मध्य एशिया से लेके ईरान तक हमारा, हम क्लेम कर सकते हैं। तो इतिहास के पुराने मैप को तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं माना जा सकता, और कोई भी क्या कहते हैं मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। लेकिन चीन ने ये किया और तिब्बत को हथियाया। उसके बाद भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारे नेहरू जी को कहते रह गए कि आप रोकिए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। और फिर उसके बाद जो है एक पूरी होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट है जो 6 या 7 वॉल्यूम में है, क्या क्या हुआ, क्यों जनरल थिमाया को हटाया गया। जनरल थिमाया होते तो आज भारत चीन 1962 की लड़ाई दूसरी होती। फिर जनरल बीबी कॉल को वहां ला गया, जो कि लॉजिस्टिक्स के थे, उन्होंने एक्टिव कम्बाट कभी संभाला नहीं था, उनको सीओएस बनाया गया, और वैसी बहुत सारी घटनाएं घटी। अभी सर भारत की मजबूती कहाँ है? मैं वही बता रहा हूँ, उस समय से 5 ये हो गया चाइना का, जिसे बोलते हैं पाम यानी हथेली। अब इनके 5 फिंगर कौन से हैं? 5 फिंगर में वो लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सारे जगहों को अपना क्लेम करता है। अगर आप ये 5 मुद्दा देख के सोच लेते चाइना से शांति हो जाएगी, तो कल को वो क्या कहते हैं पटना को भी क्लेम करेगा। अगर आप चाइनीज पेपर का अध्ययन करें तो वो यहाँ तक कहते हैं कि किसी चीनी राजा ने, जो कि बुद्धिस्ट था, यहाँ पे राजगृह तक आके क्या कहते हैं किसी सम्राट से लड़ाई की थी। तो अब ये चीनी इतिहास से कितनी सत्यापन है, ये तो क्या कहते हैं शोध का विषय है। इतिहास में हमेशा बॉर्डर आगे पीछे आते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र को आप खाते रहे। तो चीन की जो भूख है या जो उसकी जियोपॉलिटिकल थ्रस्ट है, हमेशा दूसरों को कब्जा करने में है। अब अरुणाचल प्रदेश का इलाका आता है, अरुणाचल पे क्यों उसकी इच्छा है, और वो इलाका कौन सा है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, जो जिसे हम कार्टोग्राफिक वीकनेस कहते हैं, या भारत के मानचित्र की जो कमजोरी है, वो है आपके चिकन स्नेक पे। चिकन स्नेक दार्जिलिंग के नज़दीक, सिक्किम के नज़दीक वो इलाका है जहाँ पे भारत की जो भौगोलिक चौड़ाई है बहुत घट जाती है, 14 किलोमीटर से 22 किलोमीटर में रह जाती है। और इस तरफ नेपाल है, ऊपर भूटान है, और उसी के चिकन स्नेक के नज़दीक जो सिक्किम में एक इलाका है, सिक्किम के बाजू में, जिसको कहा जाता है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली एक खंजर की तरह है, जो नेपाल, भूटान और चिकन स्नेक के नज़दीक एक इलाका है जहाँ तक पहुँच जाता है। चुम्बी वैली में आके पाकिस्तान चीन हमेशा हमला करता रहा है। उसी के नज़दीक डोकलाम क्राइसिस किया उन्होंने। अरुणाचल में क्या कहते हैं, पहाड़ों के नीचे सोना और बाकी बहुत सारे प्राकृतिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो चाइना उस इलाके को करना चाहता भी। अरुणाचल प्रदेश पे अगर कब्जा हो जाता है तो फिर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में द ग्रेट बेंड आता है, जहाँ पे जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है या सांगपो कहते हैं। वो 3 गॉर्जेस डैम के बाद एक यूपिन बेंड लेता है और भारत के अंदर घुसता है। चाइना की आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी यानी युद्धपोत बनाने की जो शक्ति है, भारत से कई कई गुना ज्यादा है। तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र के अंदर अगर वो अपने क्या कहते हैं
फ्लोटिंग क्राफ्ट्स ला दें, जिसे आप क्या कहते हैं लो ड्राफ्ट के क्राफ्ट से छोटे-छोटे बोट्स, उसमें मशीन गन और ये लाके नहीं तो होवरक्राफ्ट चला के अगर आ जाएँ, तो भारत के बिल्कुल अंदर तक घुस सकते हैं। घुस के असम और बाकी मेघालय और बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ तक पहुँच जाएँगे। ये चाइना करना क्यों चाहता है? इसको ज़मीन की क्या ज़रूरत है? चाइना इंडियन ओशन रीजन यानी जो भारतीय समुद्र है, उस इलाके तक पहुँचना चाहता है। महासागर की सीमाओं तक। इन महासागर की सीमा। उसने 5 तरीके निकाले। पहला तरीका उसने निकाला जो सीपेक है पाकिस्तान से। फिर वहाँ से जब उसको चैलेंज नज़र आई तो वो बर्मा के थ्रू, राकिन प्रोविंस के थ्रू उसने एक तरीका निकाला। फिर जब नहीं हुआ तो उसने एक चाइना बांग्लादेश कनेक्टिविटी कॉरिडोर के बारे में कहा, जहाँ पे उसने बोला कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया के किसी तट से लेते हुए नहीं तो बर्मा से लाते हुए पायरा पोर्ट तक पहुँचेगा। और इसलिए चीन ने बांग्लादेश को 3 सबमरीन भी दिए थे, जिसका वो हमारे जल स्रोतों का और उसके ऊपर जासूसी करने के लिए प्रयोग करता है। और राकिन प्रोविंस से किया, फिर सीपेक से किया, तो किसी भी तरीके से बांग्लादेश के थ्रू हो गया, कहीं से कहीं। और एक और उसने एक तरीका अपनाया है, जहाँ पे कह रहा है कि मलेशिया को, जहाँ पे वो थाईलैंड के राजा मलेशिया जो एक छोटा-सा टुकड़ा लटकते रहता है भौगोलिक, वो 2 टुकड़े में काटेगा और वहाँ से एक और पास बनाएगा। हाँ, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये करने से बहुत सारी क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल नहीं है, इससे बिज़नेस सेंस नहीं बनता। लेकिन चाइना के किसी भी बीआरआई प्रोजेक्ट का बिज़नेस सेंस आज तक बना नहीं है। हम्बनटोटा पोर्ट कह लीजिए, जहाँ पे कह लीजिए, ये सारे बिज़नेस फेलियर हैं, लेकिन इन सब का स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। और वो चाइना के लिए है, जिस राष्ट्र में बन रहा है उसका कोई नहीं है। अब थाईलैंड के राजा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि जैसे आप हिस्सा को 2 टुकड़े में काटेंगे, उस साइड के जो लोग हैं, जो हिस्से के नीचे आएँगे और मलेशिया की तरफ आएँगे, उन पे मलेशिया का प्रभाव पड़ जाएगा और वो मलेशिया के अधीनस्थ हो सकते हैं। इसलिए थाईलैंड में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन थाईलैंड के राजाओं को पैसे से और बहुत सारी चीज़ों से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वियतनाम के अंदर उन्होंने अपने अड्डे खोलने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम ने, क्योंकि चीन-वियतनाम का युद्ध हो चुका था, चीन को बोला भई आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने जगह पे रहें, थोड़ी बहुत तिजारत करें उतना करेंगे, आगे बढ़ने आपको हम नहीं देंगे। लाओस जो है उसके ऊपर कर रहा है, और एक नदी जाती है लाओस के नज़दीक, एक बहुत बड़ी नदी जाती है। नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ। चाइना से ताइपे से जो चाइना से होती हुई सीधा क्या कहते हैं इंडो चाइना में जाती है। वहाँ का पानी तक उन लोगों ने अपवित्र कर दिया है और इतना जहरीला कर दिया है कि वो उस नदी में उगने वाले सारे मछली मर गए हैं। तो वहाँ से भी चाइना की एक जियोपॉलिटिकल रीच है, जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मलक्का स्ट्रेट जो है, जहाँ से चीन के जहाज़, तेल से भरे हुए जहाज़ घूम के वापस चीन के समुद्री तटों पे पहुँचते हैं, उस चीज़ को कैसे भी बाईपास करना है। तो इसलिए चीन हर किस्म की हरकत कर रहा है ताकि भारत का जो राहदारी है, जो भारतीय महासमुद्र और चीन के बीच में एक बैरियर की तरह है। तो इस भारत के बैरियर के अंदर वो सुराग बना के सीधा इंडियन ओशन रीजन तक पहुँचना चाहता है। दूसरा जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है कि अगर चाइना अपनी विस्तारवाद और अपने दबाव की नीति और दमनकारी नीति चलाना चाहता है, सभी देशों को डराना चाहता है, तो एशियान देशों में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो चीन का मिलिट्री या क्या कहते हैं उसकी फौज का मुकाबला कर सके। चीन की फौज का मुकाबला करने की कैपेसिटी सिर्फ भारत में है। यहाँ तक कि अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है। जापान और ऑस्ट्रेलिया अगर एक साथ मिल जाएँ तो आज की तारीख में चीन की फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चीन पे फ़ौज पे हमेशा भारी पड़ रहा है। और क्या हो रखा है कि अभी ताइवान में उसने प्रोबिंग अटैक्स करके, डेमोंस्ट्रेशन करके यूएस का रिस्पॉन्स देख लिया और दूसरे मुल्कों का भी देख लिया, जापान का भी देख लिया। जापान ने मिलिटराइज़ेशन शुरू कर दी। ताइवान ने क्या कहते हैं पूरे देश में सिविलियन आर्मी बना दिया, मोबिलाइजेशन कर दिया, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है बाय द वे। फिर क्या कहते हैं फिलीपींस ने अपनी डिफेंस बजट बना लिया। भारत ने अपने मिसाइल्स इसको दे दिए, क्या कहते हैं वियतनाम को दे दिया। तो दक्षिण चीनी महाद्वीप के जितने भी राष्ट्र चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो वो जानता है
कि ताइवान पे हाथ लगाएगा तो उसके हाथ जल जाएंगे। लेकिन भारत की तरफ अगर देखें तो भारत को जो बिडेन की सरकार है वो वामपंथी विचारधारा की है। वो भारत के हक में नहीं है। जितने भी क्या कहते हैं डेमोक्रेट पार्टी के लीडर रहे, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे हिलरी क्लिंटन हो, यहाँ तक कि रिचर्ड निक्सन तो एकमात्र रिपब्लिकन थे जो एंटी इंडियन थे। ये जिस किस्म के भी कोई भी रहा है वो एंटी इंडिया रहा है, भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते। भले ही ये गोल्डीलॉक्स का प्रिंसिपल करते, वो भारत को इतना डैमेज नहीं करना चाहते कि चाइना हावी हो जाए, लेकिन भारत को बढ़ने भी नहीं देना चाहते। चाहता है वो छोटी सी सीमा में एक कंज्यूमर, एक वैसल स्टेट की तरह बना रहे। तो ये इसलिए वो भी क्या कहते हैं विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए वो जानता है क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का मिलिट्री सपोर्ट हो सकता है भारत को ना मिले। इसलिए चीन प्रोबिंग अटैक करके देखना चाहता है कि अगर हम भारत के साथ लिमिटेड वॉर करते हैं, एक युद्ध करते हैं, तो क्या हम इसमें जीत हासिल करके अपनी जनता का ध्यान भटका सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहा है? चीन की अवस्था देखिए, 30% उसकी रियल एस्टेट थी। 30% जो जीडीपी थी, उसकी रियल एस्टेट मार्केट थी, जो पूरी तरह कोलैप्स कर गई। उसके बाद सबसे बड़ी शक्ति उसकी थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अभी-अभी यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर ने वहाँ पे ना तो सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को वहाँ से हटा दिया, जबकि अमेरिकन नेशनल्स जो कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने हार्वेस्ट किए थे, 1000 टैलेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वो उनको भी वापस जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि ऑर्डर ये कहता है कि अगर आप सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाइना को देंगे, तो हम आपकी राष्ट्रीयता कैंसिल कर देंगे। तो कोई भी व्यक्ति हो, अमेरिकन वीज़ा और अमेरिकन पासपोर्ट आज की दुनिया में कैंसिल नहीं करवाना चाहता। गंवाना नहीं चाहेगा। नहीं गँवाना चाहेगा, तो वापस जाना पड़ा। वहाँ से मार खाई। फिर मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल के फ़ोन में क्या हुआ आपने देखा? एप्पल भारत आ रही है। बहुत सारे कंट्रीज़, जापान ने करीबन शिंज़ो आबे जब जीवित थे, उनकी सरकार थी, करीबन 3-4 बिलियन डॉलर दे दिए अपने कंपनियों को वहाँ से पुल आउट करने के लिए, डिकपलिंग शुरू हो गई। ताइवान अभी डिकपलिंग कर रहा है चाइना से, अपनी बिज़नेसेस बंद करके हांगकांग से वापस आ रहा है। हांगकांग में जब से इसने क्लैम्प डाउन किया, जो भी क्या कहते हैं हांगकांग बैंकिंग सिस्टम था एचएसबीसी, उसके शेयर मार्केट की अवस्था देख लें। एकदम रफ हो गई। हाँ, क्यों? क्योंकि यूएस के साथ जो भी बिज़नेस करता था ओपन एनवायरनमेंट, वहाँ से हट गया है। तो चारों तरफ चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो सेंट्रलाइज़ेशन की वजह से क्रैश कर रही है। जो प्राइवेट सेक्टर था, जो कि जियांग फैक्शन के अंडर में था, जिसे हम शंघाई गैंग कहते हैं, चीन के राजनीति में जियांग जेमिंग की मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दी गई, जो में से आप जो समझना चाहें समझ लें। उनके जो भी क्या कहते हैं बड़े-बड़े बिज़नेस थे, चाहे वो जैक मा हो, चाहे वो अलग-अलग कंपनी के आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, टेंसेंट हो, उन सब के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। जो प्राइवेट ट्यूटर्स थे, जो कि इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने की वजह से सबसे क्या कहते हैं अमीर वर्ग थे चाइना के, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास मानी जाती थी। ओवरनाइट जाइपिंग ने एक ऑर्डर जारी करके प्राइवेट ट्यूशन बंद करा दिया। जिससे क्या हुआ कि जो यूथ थी, जिसके सपने और एस्पिरेशंस थे, वो कहीं पे कोई मकान लेगा और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल उसको मिलेगी, वो पूरी तरह से गुस्से में आ चुकी है और इस बुड्ढे के पागलपन से उकता चुकी है। तो चाइना में अभी एक मूवमेंट चल रहा है, एक का नाम है बाइलान और दूसरा नाम है ताइपिंग। बाइलान का मतलब है लेटे रहो। जितना जीवित होने के लिए काम करना है उतना काम करो, देश के लिए और काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी करोगे यहाँ पॉलिसी बदल जाती है, कोई ठिकाना नहीं कल तुम्हारा क्या होगा। और ताइपे का मतलब है टाइपेंग, जो शब्द उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब है रेटी ट्रॉट के सड़ने दो। मैं सिर्फ अपना देखूँगा, अपने कैसे जीवित रहना देखूँगा, समाज देश भाड़ में गया है। इस किस्म की क्या कहते हैं मूवमेंट्स आज चाइना के यूथ के अंदर चल रही है। चाइना के अंदर हेवी इंटरनल डिसेंट्स चल रहे हैं, स्ट्राइक्स चल रही है। ज़ीरो कोविड पहली बार इतिहास में जिनपिंग ने 11 साल के अपनी तानाशाही में ज़ीरो कोविड पॉलिसी वापस लेने के लिए मजबूर हुए हैं। क्योंकि चाइना में जिस किस्म का टाइनानमेन स्क्वायर के बाद जिस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, उससे चाइनीज़ पार्टी थर्रा गई है और लोग बोल रहे हैं कि इस पागल की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व पे सवाल या निशान आ जाए। और आखिर में हू जिनताओ, जो कि इसके पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति रहे हैं, उनको जिस तरह अपमानित करके जाइपिंग ने उनको जगह से निकाला है, उससे इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि उनके लाखों हजारों अनुयायी जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वो क्रोधित हो चुके हैं।
तो जाइपिंग के खुद का इंद्रासन अभी डोल रहा है, चीन में आग लगी हुई है, और ये सब राजनीतिक के साथ प्राकृतिक त्रासदी। पिछले के पिछले साल ऐसा जल प्रवाह कि आधा चीन बह के निकल गया। जो आज पाकिस्तान में हो रखा है वो चाइना में हो रखा था। उसके बाद इस बार ऐसा सूखा कि हर जगह पानी की किल्लत हो गई है, फसल खत्म होते जा रहे हैं, गर्मी में वहां ओले पड़ रहे हैं, हर जगह वहां पे क्या कहते हैं टिड्डा आक्रमण हो रहा है, खड़ी फसलों को खा रहा है। जाइपिंग खुद कहते हुए मिल रहे हैं कि भाई अपने खाने को बर्बाद करने वालों पे हम फाइन लगाएंगे। तो चाइना की अवस्था अंदर में बहुत नाजुक है, लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है, और वहां पे भी अलगाववादी शक्तियां जगह ले रही हैं। जिस प्रकार से मंगोलीय लोग भी झड़प करना शुरू कर दिए हैं। अभी देखिए सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो सड़क किनारे लोग उतरे थे, वो जिंगजांग जहाँ पे उइगर किस्म के लोग, उइगर मुसलमान थे, सेंट्रल एशियन तुर्किक मुस्लिम, तो उन लोगों ने बगावत कर दी थी। तो लोग त्रस्त हो चुके हैं, तो लोगों का ध्यान बटाना है। ध्यान कैसे बटाएंगे? तो देखो एक एक ही बंदा है जिसको अगर नाक पे मारोगे तो वापस नहीं मारता। तो वो क्या है, उनको मनमोहन सिंह के भारत की आदत पड़ गई थी, जो मौन मौन थे और मैडम के साड़ी से या उनके पल्लू से अपनी पगड़ी बांधते थे। लेकिन ये मोदी का जो मुरेठी बांधने वाला, जो पगड़ी बांधने वाला जो गुजरात का गिर शेर है, उससे जाइपिंग की पटरी बैठी नहीं, और उसने सोचा कि पीट पाट के निकल जाएंगे, और बदले में पिट गए। और उसके बदले में क्या हुआ कि जाइपिंग हमेशा इस किस्म के लोगों को खरीद के रखता है। तो आज राहुल गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन से मिले हुए धन के बेसिस पे सरवाइव कर रहे हैं। ये जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है, इसका खर्चा भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ऐसी शक्तियों से ही मिल रहा है। जो मालिक को, जब क्या कहते हैं, कुत्ते को जो पैसा देगा या खाना देगा, तो कुत्ता तो मालिक के लिए भौंकेगा। तो आज की तारीख में जो आज राहुल गांधी के जैसे फेलियर पार्टी को, जो कि आज की तारीख में कह सकते हैं रीजनल पार्टी बन चुकी है। कुछ दिन बाद आपका हिमाचल का सरकार भी देखिएगा जाते हुए हालत में है, उसमें पार्टी में कोई डिसिप्लिन, सेंट्रल कमांड नहीं है। माँ बेटे भाई बहन के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है, पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। शशि थरूर अलग राग राग अलाप रहा है, वहाँ पे क्या कहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत अलग राग अलाप रहा है, सचिन पायलट कुछ बोल रहा है, पार्टी खंड खंड टूटने के कगार पे है। तो ऐसे पार्टी के ऊपर कोई भी क्या कहते हैं इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाएगा। इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा है। आज की तारीख में राहुल गांधी को पाकिस्तानी आईएसआई, तुर्किश नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज और चाइनीज एजेंसीज ही पैसा दे सकती हैं, और कोई भी पैसा नहीं देगी। तो जिससे वो पैसा लेंगे, अगर उनका काम नहीं होगा तो फंडिंग बंद हो जाएगी। तो इसलिए राहुल जो है एंटी इंडिया नैरेटिव चला रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, और इसमें हमारी केंद्र सरकार जो है उनको काबू करने में विफल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना डीप नॉलेज साझा करने के लिए। धन्यवाद। बातचीत होती रहेगी। तो वासु सर हमारे साथ थे, और अक्सर इनसे इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बात करने का एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि इनका जो अतरंगी व्यू पॉइंट होता है और इनके पास जो डीप नॉलेज है, और जो आप लोगों से साझा कर रहे थे, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। खैर, चाइना की जो स्थिति है भैया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइनावाद एक विस्तारवाद नीति को लेकर चलता है, और चाइना की अभी भी लगभग 43% लैंड जो है वह ऐसे ही हड़प हड़प के इन लोगों ने जुड़ाया है। पर अब वो भारत नहीं है कि आप आओगे हमला करके चले जाओगे, यहाँ आओगे तो लाठियां खाओगे, जैसे इस बार आपने अपने इंडियन आर्मी के हाथों से खाई हैं। ठीक है, तो वैसे भैया लाठियां पड़ती रहेंगी आपको, और आना मत दोबारा लौट के। खैर, और दूसरे मुद्दों पे हम वासु सर की प्रतिक्रिया लेते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बहुत रोचक आदमी है और बहुत इंटेलेक्चुअल। लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।